गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास ट्वेल्थ का लेसन नंबर 16 पढ़ रहे थे, जो कि है पादपोषक संवर्धन। इसमें हम पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने पढ़ा था कि जीन स्थानांतरण की दो प्रकार की विधियां पाई जाती है। एक तो होता है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, और दूसरी विधि इसमें हमने पढ़ी थी अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की। इसमें हमने देखा था कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किसी भी प्रकार के जीवाणु या जीवाणु भोजी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, जबकि अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हमें वाहकों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण है, यह भी हमने दो तरह का देखा था कि एक तो हम रसायनों के द्वारा जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं, यानी कि रासायनिक विधि, और दूसरी हमने इसमें देखी थी भौतिक विधि। रासायनिक विधि में हम जिस केमिकल का सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो क्या है? PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। सर्वाधिक इस रसायन का उपयोग रासायनिक विधि में किया जाता है। जबकि भौतिक विधि में हम क्या करते हैं? देखिए, भौतिक विधि में हमने सूक्ष्म इंजेक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था कि भौतिक विधि में सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि सूक्ष्म इंजेक्शन। और सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा कोशिका द्रव्य में अथवा केंद्रक तक एक सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा वांछित DNA खंड को पहुंचा दिया जाता है। इसी में ही हम अन्य विधि के बारे में बात करते हैं। तो इसी में ही हमारे पास दूसरी विधि है जीन गन या शॉटगन। जीन गन या शॉटगन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल विधि। तो देखिए, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में हम जो वांछित DNA खंड है उसे जीन गन की सहायता से कोशिका में प्रवेश कराते हैं। इसमें क्या होगा? देखिए, आपके पास एक कोशिका है। इस कोशिका में आपको वांछित जीन स्थानांतरित कराना है। ये इसका केंद्रक है। अंततः वो जीन कहाँ जाएगा? केंद्रक में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के साथ संयुक्त हो जाता है। अब क्या किया जाता है? इसमें गननुमा संरचना आती है। इसमें क्या किया जाता है? हमारे पास धातु के सूक्ष्म कण होते हैं। क्या होता है इसमें? धातु के सूक्ष्म कण। जीन गन के द्वारा धातु के सूक्ष्म कण, जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल्स, ये सूक्ष्म कण किस किस के बने हो सकते हैं? ये सोने Au, या फिर ये टंगस्टन W। तो सोने के या टंगस्टन के सूक्ष्म कण होते हैं। इन सूक्ष्म कणों के ऊपर DNA क्या होता है? लेपित होता है। DNA लगा दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? देखिए, जीन गन के द्वारा धातु के छोटे कणों को पहुंचाया जाता है। कहाँ तक? कोशिका तक पहुंचाया जाता है। इन धातु के सूक्ष्म कणों के ऊपर DNA लगा दिया जाता है। ठीक है। और इन DNA को, इन माइक्रो पार्टिकल्स को इस गन के द्वारा दाग दिया जाता है अत्यंत तीव्र गति से, और अत्यंत दाब के कारण ये कोशिका भित्ति को भेदते हुए कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें सोने के या टंगस्टन के बहुत ही सूक्ष्म कणों को DNA से लेपित कर दिया जाता है और इन्हें उच्च वेग से लक्ष्य कोशिकाओं में दाग दिया जाता है। अब क्या करेंगे? ये कोशिका भित्ति को भेद करके कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और कुछ समय के बाद ये यहाँ से जीव द्रव्य से कहाँ गति कर जाएंगे? कोशिका में केंद्रक में गति कर जाएंगे और मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं। और इस तरीके से ट्रांसजेनिक DNA का निर्माण ये कर देते हैं। इस प्रकार से किसका निर्माण कर देंगे? ये ट्रांसजेनिक DNA का निर्माण कर देते हैं। सबसे पहले इस विधि के बारे में किसने बताया था? क्लिन नामक वैज्ञानिक ने। सर्वप्रथम क्लिन नामक वैज्ञानिक ने जीन गन या कणिका बंदूक विधि के बारे में बताया था। क्लियर हुआ? तो ये हमने बात की जीन गन की या शॉटगन की। ध्यान रहे, यहाँ पे किस धातु का उपयोग किया जाता है?
यहाँ पे टंगस्टन के कणों का या सोने के सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है और जिन्हें एक गन के द्वारा सीधे कोशिका में दाग दिया जाता है। यहीं पे हमारे पास भौतिक विधियों में ही तृतीय विधि है हमारे पास वैद्युत छिद्रण। वैद्युत छिद्रण जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या बोला जाता है इसे? इलेक्ट्रोपोरेशन। तो हम तृतीय विधि देखते हैं कौन सी है, वैद्युत छिद्रण यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन। यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में छिद्र निर्मित किए जाएंगे। क्या किया जाएगा? वैद्युत छिद्रण में वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में छिद्र निर्मित किए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार के जीन स्थानांतरण में क्या करेंगे, हम कोशिका लेंगे, उस कोशिका को उच्च वोल्टा वाले माध्यम में रख दिया जाता है। कहाँ रख देंगे आप? हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज में हम इसे रख देंगे। जैसे ही आप कोशिका को, और इसी कोशिका के जो माध्यम में यहाँ पे क्या उपस्थित है, आपके पास वांछित डीएनए के खंड यहाँ पे उपस्थित होते हैं। जैसे ही कोशिका को हाई वोल्टेज दिया जाता है तो कोशिका भित्ति में क्या उत्पन्न हो जाता है? सूक्ष्म छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र केवल अल्प समय के लिए बनते हैं। जैसे आप करंट फ्लो को बंद कर देंगे तो कुछ समय के बाद ये छिद्र क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। तो जैसे ही हम कोशिका को या उत्तक को हाई वोल्टेज देंगे तो हाई वोल्टेज देने से क्या हो जाएंगे? अल्प समय के लिए या क्षणिक समय के लिए सूक्ष्म छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों की सहायता से वांछित डीएनए खंड कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से पहले तो कहाँ गया वो? केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य में, और कुछ समय के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? केंद्रक में, और मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। तो जो आपका बाह्य डीएनए खंड है ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है और इस तरीके से ये ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देता है। तो यह हुआ हमारा वैद्युत छिद्रण यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन। देखिए क्या होगा इसमें, वैद्युत छिद्रण की प्रक्रिया में हम विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हाई वोल्टेज देंगे। हाई वोल्टेज क्या करेगा? कोशिका की भित्ति में छिद्र उत्पन्न कर देगा। इन छिद्रों की सहायता से बाह्य डीएनए कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाता है और कुछ समय के बाद वो मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ करके ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देता है। तो देखिए भौतिक विधि में हमने सूक्ष्म इंजेक्शन के बारे में पढ़ लिया, सूक्ष्म इंजेक्शन के साथ साथ हमने जीन गन के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने वैद्युत छिद्रण के बारे में पढ़ लिया। अब हम भौतिक विधियों में ही अंतिम विधि की बात करते हैं जो कि है लिपोसोम के द्वारा जीन का ट्रांसफर। इसमें देखिए हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, लिपोसोम द्वारा जीन का स्थानांतरण। लिपोसोम के द्वारा जीन का स्थानांतरण किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए लिपोसोम बना हुआ है वर्ड लिपिड से, लिपिड एंड सोमा। सोमा का मतलब होता है काय या बॉडी, एक तरीके से पुटिका, और वो पुटिका किसकी बनी हुई है? लिपिड की। तो यहाँ पे हमारे पास वसा के आवरण की बनी हुई एक छोटी पुटिका नुमा संरचना होती है जिसके अंदर आपके पास वांछित डीएनए खंड प्रवेश उपस्थित होते हैं। तो किसे बोलेंगे? लिपोसोम। लिपोसोम गोलाकार वसीय अणुओं की पुटिका होती है जिसके अंदर वांछित डीएनए पदार्थ उपस्थित होता है। इस लिपोसोम को क्या करेंगे हम? कोशिका में प्रवेश करा देंगे। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, ये आपके पास एक लिपोसोम हो गया, लिपिड की बनी हुई पुटिका जिसके अंदर क्या उपस्थित है? ये आपकी लिपिड की बनी हुई पुटिका है जिसके अंदर आपके वांछित डीएनए खंड उपस्थित है। इस लिपिड की बनी हुई पुटिका को क्या करते हैं हम? मुख्य कोशिका के साथ संपर्क में ला देंगे। तो कोशिका एक प्रक्रिया करती है जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है इसे? एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा
कोशिका इस पुटिका को अपने अंदर प्रवेश करा लेती है। पहले अपनी कोशिका झिल्ली पे चिपका लेगी और फिर क्या कर लेगी, इसे अंदर कोशिका में प्रवेश करा लेगी। इस प्रक्रिया के द्वारा यह जो लिपोसोम है पहले कहाँ पहुंच जाएगा, आपके कोशिका द्रव्य में। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य में प्रवेश करेगा, उसके कुछ समय बाद कहाँ प्रवेश कर जाएगा, ये केंद्रक में। केंद्रक में प्रवेश करने के बाद यह जो लिपिड की वैक्यूल है, जो पुटिका है, वो नष्ट हो जाएगी और क्या होगा, सीधे जो वांछित डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़ करके पुनः क्या निर्मित कर देगा, ट्रांसजेनिक डीएनए। मुख्य आनुवांशिक पदार्थ के साथ जुड़कर ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देता है। तो इस तरीके से हमने भौतिक विधियों के बारे में पढ़ा। मैं आपको पुनः याद दिला देती हूँ कि भौतिक विधियों में सबसे पहले हमने सूक्ष्म इंजेक्शन पढ़ा। सूक्ष्म इंजेक्शन के द्वारा सीधे ही हम केंद्रक में भी इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने प्रेशर से इंजेक्शन की निडल को कोशिका में प्रवेश करा रहे हैं। कम प्रवेश कराएंगे तो केवल कोशिका द्रव्य में पहुंच पाएगा और ज़्यादा गहराई से प्रवेश कराएंगे तो केंद्र तक पहुंच जाएगा। फिर हमने जीन गन के बारे में पढ़ा, फिर हमने वैद्युत छिद्रण के बारे में पढ़ा और लास्ट हमने किसके बारे में पढ़ लिया, लिपोसोम के बारे में पढ़ लिया। और इस तरीके से हमारा डीएनए का स्थानांतरण प्रत्यक्ष रूप से तो संपन्न हो गया। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष डीएनए के या जीन खंड के स्थानांतरण की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियों के बारे में। जैसे कि बता चुकी हूँ, अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण वाहकों के द्वारा होता है और सामान्यतः यह द्विबीजपत्री पादपों के लिए काम में लिया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में सामान्यतः अप्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण किया जाता है, जबकि एकल बीजपत्री पादपों में प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण किया जाता है। अब देखिए, ये जो अप्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण है, यह अप्रत्यक्ष स्थानांतरण भी 3 विधियों के द्वारा संपन्न हो सकता है। तो अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कितने प्रकार से संपन्न हो सकता है, 3 प्रकार से, जिसमें पहला है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। दूसरी विधि है इसमें विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। और इसमें जो तृतीय विधि है वह विधि है इनप्लांटा तकनीक। इनप्लांटा तकनीक। देखिए, इन तीनों विधि में एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण सबसे इम्पोर्टेंट तकनीक है और इसके में से आरबीएससी में क्वेश्चन भी बन चुका है। देखिए क्या होता है, हमने कहा अप्रत्यक्ष जीन के स्थानांतरण के लिए हमें वाहक की आवश्यकता होगी। अब देखिए, पहला क्या कह रहा है, एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण। यहाँ पे हम एग्रोबैक्टीरियम का यूज करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या होगा यहाँ पे वाहक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु द्वारा यहाँ पे जीन का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु के द्वारा। जबकि विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में हम विषाणु काम में लेंगे जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया में, और यह विषाणु क्या होंगे, जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे हम क्या काम में लेंगे, जीवाणु भोजी अर्थात बैक्टीरियोफेज। तथा अब हम बात करते हैं इनप्लांटा तकनीक की। इनप्लांटा तकनीक में भी हम एग्रोबैक्टीरियम का ही यूज करते हैं एक भिन्न रूप में।
एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का ही इसी में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सीधे ही किसको संक्रमित किया जाता है, पादपों को सीधे ही इसमें संकलित किया जाता है, यानी कि जो संक्रमण है वो किस में किया जाता है, यहाँ पे बीजों में संक्रमण किया जाता है। तो देखिए पहले हम विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम शेष दोनों विधियों के बारे में देखेंगे। तो विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में विषाणु का उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु भोजी हो सकते हैं। ये जो जीवाणु भोजी है इनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में भी पाया जा सकता है, तो आरएनए के रूप में भी पाया जा सकता है। विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण में जो विषाणु है उनमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, किंतु यदि उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर यदि आपके विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आरएनए पाया जाएगा तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिसमें पाया जाता है ऐसा ही एक वायरस है रेट्रोवायरस। कौन सा वायरस हो गया, रेट्रोवायरस। जो हमारा HIV जो वायरस है एड्स का, वो एक प्रकार का रेट्रोवायरस है। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम प्रतिरक्षा विज्ञान में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस में भी आरएनए होता है आनुवंशिक पदार्थ, लेकिन उसमें रेट्रोवायरस पाया जाता है। इसीलिए यह आरएनए इस रेट्रोवायरस में क्या कर देगा, डीएनए के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो जो विषाणु अभी हम बात करते हैं प्लांट के लिए, तो जो प्लांट को संक्रमित करते हैं, जीन स्थानांतरण में काम में आते हैं, उसमें जो यूज किए जाते हैं वो है कॉलिमोवायरस, और जेमिनी वायरस। तो यहाँ पे जो वायरस यूज किया जाता है वो कौन कौन सा, कॉलिमोवायरस और जेमिनी वायरस। इनके अलावा यदि हम और वायरस की बात करें तो हम रेट्रोवायरस भी काम में ले सकते हैं। बहुत अन्य प्रकार के रेट्रोवायरस उपस्थित हैं। इसके अलावा एडिनोवायरस, लेंटिवायरस, ये वायरस के प्रकार हैं जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लांट टिश्यू कल्चर में काम में ले सकते हैं। इन वायरसों के द्वारा यदि हम पादप को संक्रमित करा देंगे तो ये वायरस क्या करेंगे, अपने आनुवंशिक पदार्थ को पादप में डाल देंगे और पादप के कोशिका द्रव्य से कहाँ पहुँच जाएंगे, ये केंद्रक में पहुँच जाते हैं। तो आज हमने प्रत्यक्ष विधियों में भौतिक विधि के बारे में पढ़ा और अप्रत्यक्ष विधि में हमने विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।